सभी को नमस्कार। मेरा नाम चंदन कुमार है। आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं इस मीटिंग में। आज हम मीटिंग का जो टॉपिक है किक स्टार्ट फॉर स्मॉल स्टार्टअप एंड एपीओ। एपीओ बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मैं आगे जो भी आपसे बातें करूंगा वो मैं पीपीटी के माध्यम से करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है और बिना फंड के अपने आइडिया को आप कैसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और किस तरह से फंड जनरेट कर सकते हैं। यह मीटिंग रिकॉर्डेड है, इसका यूट्यूब वर्जन भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ लिंक भी इसको शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम अभी अपनी पीपीटी पे चलते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं शेयर कर रहा हूँ पीपीटी। क्या सभी लोगों को मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है क्या आप लोगों को? कोई भी एक आदमी जवाब दीजिएगा, पीपीटी दिख रहा है क्या? तो मैंने जैसा बताया कि आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट फॉर स्मॉल स्टार्टअप एंड एफपीओ। जैसा कि आपको अभी इस स्लाइड में दिखेगा, किक स्टार्ट फॉर स्मॉल स्टार्टअप एंड एफपीओ, ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे कि स्मॉल स्केल बिजनेस को कैसे स्टार्टअप किया जा सकता है, किस तरीके से हम बिजनेस के लिए फंड लाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास जब कैपिटल नहीं होता है तो हम लोग किस तरीके से मार्केट से अपने आइडिया को सेल करके अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में लेके जा सकते हैं। तो यह एक स्टार्टर प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा मास्टर क्लासेस भी होता है, मास्टर माइंड ग्रुप भी है। हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के अपने टॉपिक के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे और आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग अपने मोबाइल को जहाँ से या अपने सिस्टम से आपने लॉगिन कर रखा है तो आप अपना म्यूट बटन जो है उसको म्यूट करके रखेंगे ताकि प्रेजेंटेशन सुनते वक्त में आपको कोई समस्या ना हो। आपका जो भी क्वेश्चन है और है वो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा मीटिंग के लास्ट में। अदरवाइज आप हमारे मेल पर भी आकर अपना क्वेश्चन इनपुट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पर प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के बाद जो आपको भविष्य में समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान भी हमारे द्वारा किया जाता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप से भी हम आपको जोड़ देंगे जिससे कि आपको पता चल पाएगा आगे आने वाले हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में, या हमारा कोई कोर्सेज आपके लिए बेहतर सूटेबल होता है तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग अपने स्लाइड पे आगे चलेंगे। अब हम जब आगे स्लाइड पे चलते हैं तो सबसे पहले ये जो स्लाइड है ये स्लाइड मेरे बारे में, ये मेरा परिचय है। मैं चंदन कुमार हूँ। मैं पिछले 4 से 5 साल से सोशल इंटरप्राइजेज के लिए काम कर रहा था और मैंने
बहुत कुछ सीखा भी है फंड रेजिंग के बारे में कि फंड किस तरह से रेज किया जाता है अपने बिजनेस के लिए। और अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई फंड ना हो तो भी आप अपने बिजनेस को मार्केट में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आज के डेट में हम लोग सबसे ज़्यादा चीज़ें देखते हैं क्या कि जब भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो 1 साल 2 साल चलने के बाद वो फेल हो जाता है। इसका रीज़न है कि हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता है जिससे कि हम उन सब चीज़ों को कर सकें और अपने बिजनेस को सही ढंग से चालू कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले अभी बात करेंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि आखिरकार तो नेटवर्क चला गया है। कोई बात नहीं, हम नेटवर्क में फिर से इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क का थोड़ा इशू है हमारे पास। सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ मिल रही होगी आप लोगों को? तो मैं अपने बारे में बात कर रहा था कि किस तरीके से मैंने अपने सारे समय को बिताया है सोशल इंटरप्राइजेज के तौर पर काम करते हुए। मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग भी दी है और उस ट्रेनिंग में महिलाओं को मैं भी ट्रेनिंग दिया है, मैंने पुरुषों को भी ट्रेनिंग दिया है और जो स्मॉल स्केल के स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया है। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को अटेंड कर कर अपनी सक्सेस स्टोरी खुद से लिखी भी है। तो हम लोग आज बात करेंगे बिजनेस कैंपेन के बारे में। ये बिजनेस कैंपेन किस तरीके से रन किया जाता है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। तो हमारा जो टॉपिक, जब भी हम पीपीटी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग किसी प्रोवर्ब्स को समझते हैं। ये एक प्रोवर्ब है, चेंजेस डजंट जस्ट हैपन, इट हैपन विथ अर्जेंसी। कोई भी बदलाव तभी होता है जब उसकी ज़रूरत होती है, अन्यथा आप अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर आना नहीं चाहते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारे इवोल्यूशन का पार्ट है। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हुए एक चीज़ को आगे बढ़ेंगे और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम बिजनेस रन करते हैं तो उसमें चेंजेज आते हैं। हमारे लाइफ में भी चेंजेज आता है, हमारे डेली करिकुलम में भी चेंजेज आता है और उस चेंजेज के साथ हमको कॉप अप करना होता है। अगर आपके पास अर्जेंसी है तभी आप उन चीज़ों को कर पाइएगा, अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तभी उन चीज़ों को आप सही ढंग से कर पाइएगा। तो हम देखते हैं आगे कि हम लोग किस तरीके से जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्योंकि चैलेंजेस दूर करना ही हमारी सफलता के लिए गारंटेड है। अगर हम किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैलेंजेस को हमें कॉप अप करना होता है। तो जब हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। कोई भी बिजनेस रन करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लेस की आवश्यकता होती है जहाँ पर से आप ऑपरेट कर सकें, जहाँ से आप सारी चीज़ों को सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकें।
दूसरा होता है पार्ट इसका प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर लिए होते हैं तो हमारा बिजनेस किस किस स्टेप पे किन किन चीज़ों को लॉन्च करेगा, किस तरीक़ा से हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब हम स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो हम सिंगल होते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं होते, हम बहुत सारे लोगों को हायर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बजट नहीं होता है उतना, हमारे पास उतनी पूंजी नहीं होती, कैपिटल नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट है बजट। हमारे पास बजट भी होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, स्टार्टअप को चालू करने के लिए। तो ये 3 तरह के मेन चैलेंजेस होते हैं जो कि मेन ऑब्स्टेकल का काम करते हैं आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। तो हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आप हम गौर करते हैं तो हर एक प्रॉब्लम का एक ना एक सॉल्यूशन होता है। जब हम अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरीके से देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है डाइवर्ट हो जाता है। हम लोग एक अल्टीमेट अप्रोच लेके चलते हैं, जहाँ पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्शन भी कवर हो जाए, मैकेनिज़्म जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो भी कवर हो जाए, उसके बाद हमारे बजट का इश्यू है वो भी कवर हो जाए। तो ये सॉल्यूशन जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो आखिरकार किस तरीके से प्रभावी होता है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, हम इसके बारे में आज आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो हेल्प करने का तरीका है, आप लोगों को किस तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो बजट है। बजट को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आप स्मॉल स्टार्टअप करते हैं तो आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी होती है, उसको हम मान सकते हैं आपके स्टार्टअप का 10% आपके पास होता है। तभी आपके ब्रेन में ये सारी चीज़ें चलती हैं कि हमें स्टार्टअप करना है। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास पूंजी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम स्टार्टअप करना चाहते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड से कुछ पैसा लेते हैं, पैसा माँगते हैं उनसे कि हमको हेल्प कीजिए ताकि हम बिज़नेस को रन कर सकें और सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ करके आपका पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद फैमिली फ्रेंड ने जब मदद कर दिया तो हम लोग एक अदर स्टेप पे भी जाते हैं कि हम लोग बैंक के पास विजिट करते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली और फ्रेंड जो स्टार्टअप के लिए उतना हेल्प नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास कर भी सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो हम बैंक के पास प्रोसीड करते हैं। बैंक में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैंक में समय लगता है। जब स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी वेरिफिकेशन होता है, फिर भी आपको जो कैपिटल है उसको मिलने में काफ़ी समय लगता है, जिससे कि आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी मिल पाता है, ये हमने देखा है। तो और तीसरा क्या होता है, हम किसी फिनांसर के पास जाते हैं, किसी कंपनी के पास जाते हैं। अभी भी मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हम लोगों को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है। ये तो वाइट पार्ट है कि आपने एक तरीके से अपने बिजनेस के लिए फंड जमा कर लिया, लेकिन इसका एक ब्लैक पार्ट भी है। जब आपका 10% अमाउंट जो जो आपने अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्ट किया और वो पूरी तरह से गॉन हो गया, आपने पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अपनी जमा पूंजी, लेकिन आपका बिजनेस अभी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने के बाद समय लेता है उसको डेवलप होने में। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही स्टार्ट किया और कल से आपका बिजनेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड मोड पे या ढंग से रन करने लगेगा और आपके पास पूंजी की समस्या नहीं होगी। तो हम जब ब्लैक पार्ट में देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा जो 10% सेविंग था, जो हमने जमा पूंजी कर रखी थी, वो हमारा गॉन हो गया। दूसरा होता है कि जब आपने फैमिली और फ्रेंड से पैसा मांगा तो वो किसी भी समय आपसे पैसा अपना पैसा मांग सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें भी होती हैं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन पैसों की मांग कर सकते हैं। अगर आपने 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, तीसरा ऑप्शन है बैंक। जब आप बैंक से लेते हो तो बैंक को भी मंथली ईएमआई ऑप्शन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि बैंक आपको काफ़ी समय देता है कि हाँ, आपको 2 महीने 3 महीने के बाद आपको ईएमआई देना ही पड़ता है, और वो जब आप ईएमआई देते हो, आपका बिज़नेस रन नहीं करता है ढंग अच्छे तरीके से, तो आपको काफ़ी समस्याएँ का सामना करना पड़ता है।
अब हम बात करेंगे फिनांस एजेंट की। फिनांस एजेंट भी अपने पैसे चाहते हैं और किस्त में चाहते हैं, और उनको इंटरेस्ट के साथ चाहिए होता है। आपका बिजनेस रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती है। उन्होंने आपको पैसा दिया, वो अपने पैसे के बदले में अपना इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें वो चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो बजट का प्रॉब्लम आता है, और इस बजट के दो पार्ट है। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि आखिरकार आप इस हर्डल को, सबसे बड़ा हर्डल को किस तरीके से खत्म करेंगे। हमारा अप्रोच बिल्कुल ही सिंपल है। जब हम बात करते हैं कि हमारा अप्रोच किस तरीके से होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे पास जब पैसे ही नहीं होंगे तो हम बिजनेस किस तरीके से करेंगे। तो बिजनेस आपके आइडिया पे रन करता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे आइडिया पे रन करता है, तो सबसे पहले हम जिस भी तरह का आइडिया अपने माइंड में सेटअप करते हैं कि हमको इस तरीके से बिजनेस करना है, उसको उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना होता है। ये नहीं कि अचानक से उस लेवल का बिजनेस हम करने लगे, लेकिन एक स्मॉल स्केल से स्टार्ट करके हम उस हाई लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आपने एक आइडिया बना लिया तो हमारी टीम आपसे कंसल्ट करती है, वो प्रोजेक्ट को विजुलाइज करती है और हमारे मास्टर माइंड ग्रुप के साथ शेयर करती है। प्रोजेक्ट में जो भी चैलेंजेज है, जो भी उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मैं और मेरी टीम जो है इसके पीछे, आपके प्रोजेक्ट के पीछे पूरी तरीके से मेहनत करते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से विजुलाइज हो सके। आगे आने वाले 3 साल में उसके सभी प्रोस और कॉन्स जो हैं हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं। जब प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है तब हम उसको डिजिटल 2D प्रोजेक्ट के रूप में एक छोटा सा प्रिपेयर्ड करते हैं, ताकि उसको आप अच्छे ढंग से समझ सकें। और जब हम उस प्रोजेक्ट को डिजिटली बहुत सारे चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करें ताकि आपका ये बिजनेस रन कर पाए, तब वह सही ढंग से अपनी बातों को, आपके मैसेज को कम्युनिटी के साथ स्प्रेड कर सके, आपके ऑडियंस के साथ स्प्रेड कर सके। उसके बाद हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप एक ही चीज़ों को मत लेके चलिए कि सोशल मार्केटिंग। हम डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। सिर्फ सोशल मार्केटिंग से ही डिजिटल मार्केटिंग की का कैलकुलेशन या कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है उसको बूस्टअप करते हैं, ताकि बहुत सारे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा लीड जनरेशन। जब हम लीड मैग्नेट तैयार करके आपके लिए लीड जनरेट करते हैं और उसको सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके फाइनली आपके पास रिवेन्यू आना चालू होता है। जब हम बिजनेस को एक स्केल पर लेके पहुंच जाते हैं तब हम लोग एंजल इन्वेस्टर है, हमारे पास टीम है उसकी, उसके पास आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल लेके हम विजिट करते हैं। जब वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हमारे बीच में साइन होता है कि हम लोग किस तरीके से आगे फ्यूचर में काम करेंगे। ये इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम आपकी फिजिकल बिजनेस, जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसको लॉन्च करते हैं सही ढंग से, ताकि आपका वो प्रॉपर लॉन्चिंग लगे और वो उसी तरह से फॉरकास्ट हो, ताकि लोगों को समझ में आ सके आखिरकार इस बिजनेस का नेचर क्या है और ये बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है और आपकी फिजिकल प्रेजेंस क्या है। तो हमने 2 स्टेप के बारे में बात किया, येलो और ब्लू। अब हम लोग अपना फाइनल स्टेप, जो कि हमारा रेड स्टेप है, रेड कारपेट आपके लिए चालू होगा, आपके लिए रेड कारपेट बिछा रहेगा। ये स्टेप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमारी टीम जो है आपको 11th मंथ के लिए असिस्ट करती है। अब आप सोचोगे 11 मंथ में क्या मेरा बिजनेस रन कर जाएगा? ऑब्वियसली आप हमारे अगर प्लानिंग के हिसाब से चलोगे, हमारा जो मैकेनिज्म है उसके हिसाब से चलोगे, तो आपका 111% जो आपका बिजनेस रन करेगा 11 मंथ्स के अंदर। अब आप सोचोगे 11 मंथ से क्यों रखा गया है? क्योंकि एक बिजनेस की फिलॉसफी होती है कि टाइमिंग का जो फेज होता है, आप भी देखे होंगे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या प्लानिंग लॉन्च होती है उसका फेज होता है। उसी तरह हम लोग फेज 1 में येलो में थे, फेज 2 में ब्लू में थे, फेज 3 में रेड में है। जब फेज 3 में पहुंचते हैं तब हम जाके फुल फ्लेज अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। और 11 मंथ्स के बाद हम धीरे 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 आपको उन सारी चीज़ों को सिखाते हैं
ताकि आप खुद से अपने बिजनेस को सही ढंग से रन कर सको। उसके बाद भी हम सर्विस हमारी प्रोवाइड रहती है, लेकिन जब आपका रिवेन्यू 1 करोड़ के एवं हो जाता है तो हमारी सर्विस जो है टोटली कमीशन बेस्ड हो जाती है। और जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर रहता है, जो जब हम आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, वो 3 मंथ्स का जो रिवेन्यू जनरेशन है, 3 मंथ्स का जो बिजनेस स्टार्टअप है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। तो आपने हमारा अप्रोच समझा कि हम लोग किस तरीके से इस बिजनेस को रन करते हैं, किस तरीके से हम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोसेस स्लाइड्स के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं एक सुंदर सा कोटेशन है, ए पर्सनल डिजिटल कोच इज वर्थ 1,000 वर्कशॉप। अगर आप 1,000 से ऊपर भी वर्कशॉप बिजनेस के लिए आपने ज्वाइन किया, लॉन्च किया, लेकिन अगर आपने एक डिजिटल कोच हायर कर लिया इस डिजिटल एज में, तो आपका बिजनेस 111% रन करेगा। क्योंकि फिजिकली आप बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो सकते हो, लेकिन डिजिटली आप वर्ल्ड वाइड विजिबल हो सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डिजिटली एक सिंपल से पिक्चर से आपने पूरे बिजनेस के मैसेज को कन्वे कर सकते हो। आपका एक सिंपल पिक्चर जो है वो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे वर्ड के इक्विवेलेंट होता है। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखते हो अभी डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल इकोनॉमी हो रही है, गवर्नमेंट भी डिजिटली रूप से एडवांस हो रही है, हर एक चीज़ डिजिटल हो रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भविष्य में आने वाला समय जो है वो पूरी तरह से डिजिटल होगा, लेकिन फिजिकल भी होगा। लेकिन फिजिकल से आप अपनी रीच नहीं बढ़ा सकते हो, डिजिटल से आप रीच बढ़ा सकते हो और उसको आप फिजिकल रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एक पर्सनल ब्रांड के रूप में इमर्ज कर सकते हो। और हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में जब अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है तो बहुत सारी आशाओं को लेके करता है, ताकि वो सारी चीज़ें फुलफिल हो सके। तो हम इस चीज़ को समझेंगे अच्छे ढंग से, अपना हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में भी समझेंगे और आगे इस पीपीटी के माध्यम से भी समझेंगे। हम आगे चलते हैं। देखिए, ये सिंपल सा टॉपिक है कि वांट बिग इम्पैक्ट यूज टेक्नोलॉजी। अगर आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी में या अपनी कम्युनिटी में या कंट्री के लिए करना चाहते हो, देन आपको टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में एक ऐसा चीज़ है जो आपके बिजनेस को बूस्टअप ही नहीं कर सकता है, बल्कि वो उन चीज़ों को कर पाने में सक्षम है जो कि ह्यूमन नहीं कर सकते। वो आपके लिए 24/7 सर्विस दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमन को अपॉइंट करते हो तो शायद ह्यूमन जो है आपको 24/7 सर्विस ना दे पाए, क्योंकि उनका एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिट के बाद वो काम नहीं कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अब इस चीज़ों को आप समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा मैसेज है और किस इस मैसेज को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर के लिए भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा हम लोगों का स्टेप क्या होता है, कैसे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हो। रजिस्टर्ड होने का प्रक्रिया बिल्कुल ही सिंपल है। आप अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर है आपका या आपका फ़ोन नंबर, आप उसके साथ हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हो। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट आइडिया हमारे साथ आप शेयर करते हो। हमारी टीम जो है उसके बाद उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। हमारा फिर आपके साथ एक पर्सनल 1-to-1 मीट होता है। जब हम मीटिंग करते हैं तो हम भी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को सही ढंग से डेवलप करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा फेज आता है कि हम लोग आपके बिजनेस का डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। एक डिजिटल ब्लूप्रिंट जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको काम करने में, ऑर्गेनाइज होने में बहुत ही सहूलियत प्रदान करता है। जब हम डिजिटली रूप से आपका सब कुछ प्रिपेयर कर लिए होते हैं तो हम आपके बिजनेस को लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद ये नहीं कि बिजनेस लॉन्च हो गया और उसका फीडबैक नहीं, उसकी हम फीडबैक भी लेते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, ताकि आप अगर उसमें किसी भी तरह की कोई कमियां हो उसको हम दूर कर सकें
अगर कमी नहीं है तो उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जब पर्सनल मीटिंग होता है तो हम आपके साथ एक एग्रीमेंट भी करते हैं ताकि आपको भविष्य में काम करने के लिए सहूलियत हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम उन्हीं बिजनेस के साथ काम कर सकते हैं जो कि बिजनेस रजिस्टर्ड हो, और हम एक पूरी तरीक़ा से लॉफुल एक्टिविटी के साथ काम करते हैं ताकि हम अपने कंट्री को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकें और अपने ड्रीम को भी फुलफिल कर सकें। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है रिवेन्यू जनरेशन। जब आप सेल्स में कन्वर्ट होने लगते हो तो आपके आपके लिए रिवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होना चालू होता है और आपका बिजनेस रन करना चालू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग किन किन सेक्टर में काम करते हैं। हमारा बेसिकली जो सेक्टर है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं। अब रियल एस्टेट में हमारा प्रॉपर्टी से लेके इंटीरियर तक काम है। ये नहीं कि सिर्फ बाय करना, बाय सेल और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का भी काम है ताकि आपकी कस्टमर तक रीच बढ़ सके। आपके पास ऑडियंस रहेगा तो ही आप उन चीज़ों को मार्केट में सेल कर सकोगे। तो रियल एस्टेट है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर आप अपने रूरल एरिया में या कहीं पर आप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं और आपके आइडिया में प्रॉपर दम है और वो टोटली सर्वाइव करने के लिए है, तो हम उस पर भी काम करते हैं। एग्रीकल्चरल बिजनेस को हम सपोर्ट करते हैं। अगर उसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हम उस पर भी बात करते हैं और उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारा ई कॉमर्स में भी हम लोग आपको काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जब हमारे पास फंड नहीं होता है तो हम लोग छोटा बिजनेस की तरफ रुख करते हैं। छोटे बिजनेस में आज के डेट में ई कॉमर्स से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है, लेकिन हम आप इसको एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग सोशल इंटरप्राइजेज को भी हेल्प करते हैं। अगर आप एनजीओ हैं, सेक्शन 8 की कंपनी, आपको फंड की आवश्यकता है, आप बहुत दिनों से आपको फंड नहीं मिल पा रहा है जिस वजह से आप सोशल वर्क को नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम उस चीज़ में भी आपको हेल्प करने का काम करते हैं। और हमारे हेल्प करने का काम ये नहीं होता है कि आपको हमने फंड रेज कर दिया, फंड रेज करने के बाद जो है हमारा काम खत्म हो गया। हम लोग आपको वो डेवलप करके देते हैं, आप हमारे ब्लूप्रिंट के साथ काम करते हो ताकि आपको भविष्य में भी काम करने के लिए सहूलियत हो। हम लोग ये नहीं कि आज आप 1 साल के लिए फंड रेज कर लिया, हम 20-25 साल की, आगे आने वाले 20-25 साल के लिए बात कर रहे हैं कि 20-25 साल तक आप जब पूरी तरह से सेटअप हो सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। शॉर्ट टर्म में कभी भी कोई बिजनेस रन नहीं करता है कि आज आपने बिजनेस खड़ा किया और कल वो रन कर लेगा। आप जॉब भी करते हो तो 1 महीने काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है। तो इसी तरीके से जब आप 1 महीने अपने बिजनेस के लिए काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो मार्केट में जो लोग जॉब कर रहे हैं उससे बेहतर आप कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और आपको अपने प्लानिंग के साथ स्टिक रखना होगा। चैलेंजेज आएंगे, नो डाउट, जॉब में भी चैलेंजेज है, बिजनेस में भी चैलेंजेज है, लेकिन चैलेंजेज को दूर करने के लिए हमको मैकेनिज्म अपनाना पड़ता है। सभी लोगों को मैकेनिज्म अपनाना पड़ता है। हम लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में अभी डिजिटल एज है, डिजिटल एजुकेशन का टाइम है। अगर आप एक कोचिंग है चलाते हैं या आप बिजनेस भी कोचिंग के तौर पे चलाना चाहते हैं, अभी आप देखते होंगे बहुत सारे क्लासेज हैं जो ऑनलाइन क्लासेज देते हैं, लेकिन उनका फीडबैक जो है बहुत ही बुरा आता है। गार्जियंस कहते हैं कि हम हमारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जब मोबाइल पे विजिबिलिटी दिखाते हो तो बच्चों को शायद पूरी तरीके से वो इंटरेक्टिव क्लासेज नहीं डेवलप कर पाते। तो हमारा इसमें एक एनिमेशन पार्ट भी है ताकि बच्चों को उसके साथ अटैच किया जा सके और वो एनिमेशन क्लास के साथ सही ढंग से पढ़ाई पढ़ाई कर सकें। उसमें हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स भी देते हैं ताकि बच्चों को आँख पे समस्या ना हो और बच्चे जब पढ़ाई करें तो उनको लगे कि वो रियल क्लासेज कर रहे हैं, नहीं कि वो मोबाइल पे अन्य चीज़ों के साथ बिजी हो रहे हैं। बहुत बार हमने देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है, लेकिन होता क्या है, कुछ देर बच्चे क्लास करते हैं फिर वो अलग अलग चीज़ों को भी करने लगते हैं, उसका कोई फीडबैक नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर बच्चा आपका बैठा हुआ है तो वो उन चीज़ों की का लाइव एक्सपीरियंस कर पाएगा, लाइव क्लासेस कर पाएगा और उसको पता चल पाएगा कि कि वो सही ढंग से वो क्लास मेंटेन करके उन चीज़ों को सीख पाएगा। डेयरी प्लांट है। अब सभी लोग डेयरी प्लांट के बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में
डेयरी प्लांट बहुत सारे लोग चलाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं डेयरी प्लांट में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए सिस्टम डेवलप करना होता है। लेकिन जब आप इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, अब आप लोग सोच रहे हो कि डेयरी प्लांट को टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाएगा। आप अदर कंट्री की बात करते हो, जब आप अगर आप केस स्टडी रीड करते हो तो डेयरी प्लांट ऑटोमेटेड भी होता है। वहाँ पर हज़ार हज़ार गायें एक साथ रखी जाती हैं और उसको ऑटोमेटिक रूप से कुछ लोग हायर किए जाते हैं, क्योंकि इंसान है तो इंसान को हायर करना बहुत आवश्यक है, लेकिन बाकी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं। उनका क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, उनका मिल्किंग प्रोसेस हो गया, उनकी मॉनिटरिंग हो गई, उनको उनके हेल्थ की मॉनिटरिंग हो गई, हेल्थ चेकअप हो गया, ये सारा चीज़ जो है ऑटोमेटेड होता है। उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पास अगर आपका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, तब पर भी आप फिर भी आप बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट जो है कहीं और बनता है, आप किसी और को सप्लाई कर रहे हो, आप एक मीडिएटर मार्ट, तो आप मीडिएशन के माध्यम से भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सेशन में, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा चीज़ है जो जस्ट लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास मार्केट है, मार्केट से आपने प्रोडक्ट लिया, आपको बाय नहीं करना, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ आपने उसके ओनर के साथ आपने डील किया, जब वो सेल में कन्वर्ट हुआ देन आपको वो कमीशन के रूप में आपको पैसा मिलता है। ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है और ड्रॉप शिपिंग हर एक एरिया में अप्लाई होता है, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो। उसके बाद है पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट। अगर आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं या आप एक टीचर हैं या आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपको अपने ऑडियंस के बीच में रीच बढ़ाना होता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट। सिर्फ फेसबुक पर पेज बना लेना या इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल देना या ट्विटर पे ट्वीट कर देना ही आपका पर्सनल ब्रांड के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप लोगों को ये बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि आप ऑडियंस के पास कैसे रीच करते हो, आपको उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, तभी जाके आपका पर्सनल ब्रांड जो है मैनेज हो पाएगा। उसके बाद हम लोग हेल्थ सर्विसेज पे भी हमारा सेक्टर है, जिसमें हम डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं कस्टमर रीच बढ़ाने में, उनकी सर्विसेज बढ़ाने में। हम लोग फिश फार्मिंग में भी डील करते हैं, ऑटोमेटेड फिश फार्मिंग किस तरीके से की जा सकती है, कम स्पेस में किस तरीके से फिश फार्मिंग की जा सकती है और उसको प्रोफेशनली हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, इसके बारे में भी हम डील करते हैं। अगर आप में इन सारे चीज़ों में कहीं भी आपका नीच है या सेक्टर है जो बिलोंग करता है, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा जो सर्विस होगा वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी इन सारी चीज़ों को करने के लिए लोगों को हायर रखना होता है, अपनी टीम को हायर करना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें भी कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम जब आपको प्रोवाइड फ्री सर्विस करते हैं, तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन होता है जब आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में रन करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास भी उससे कुछ बेनिफिट होगा, जो कि अल्टीमेटली हम आपको फिर दोबारा से बेनिफिट पहुंचाएंगे। हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी डील करते हैं। आप अगर आप न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्टर हैं, आपको आइडिया नहीं है कैसे आप क्लाइंट लीड करें, क्लाइंट कैसे खोजें, बाहर के कंट्री में आप जा नहीं सकते हैं, आप किस तरीके से अपने क्लाइंट को विजिट करें, तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका हम उपयोग करते हैं। और इसको उपयोग करने के बाद जो है हम लोग कस्टमर तक पहुंचते हैं, और कस्टमर तक पहुंचते ही नहीं है, हम लोग सब कुछ उन चीज़ों को कर पाने में सक्षम होते हैं जो कि आप फिजिकली कर पाने में शायद इतनी सारी चीज़ों को सक्षम ना हो पाए। उसके बाद हम लोग फूड सर्विस में भी बिलोंग अपने सर्विसेज देते हैं। फूड सर्विस का मतलब ये हुआ आपकी पर्सनल कोई ब्रांड आप बनाना चाहते हो और वो आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं और उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं, ताकि आपकी कस्टमर तक रीच बढ़ सके, कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सके और आपको एक पर्सनल ब्रांडिंग के तौर पर लोग जान सकें। आपको
बस अपना प्रोजेक्ट प्लान तैयार करना है और हमारी टीम के साथ रजिस्टर्ड होना है और हमसे कंसल्ट लेना है। उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री, आपको ही पता है कोविड के समय में टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा समस्या में रही। अभी हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ मार्केट में आए हैं। अभी लोगों के पास समय भी है, लोग घूमना भी चाहते हैं, लेकिन उनको एक अफोर्डेबल टूरिज्म पैकेज चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पैसे के साथ साथ आपका वैल्यू, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। आपने 1 लाख का टूरिज्म पैकेज रखा, लेकिन आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी। आपने 1 लाख का टूरिज्म पैकेज बना लिया, आपने काफ़ी खर्चा किया, आपने होटल्स पे, आपने बहुत सारे चीज़ों का एग्रीमेंट भी किया, बहुत सारे लोगों के साथ लाइजनिंग भी की, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो वो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है। हम लोग बी फार्मिंग, ये हनी के लिए जो बी फार्मिंग होती है उसको भी हम लोग करने का काम करते हैं, और उसमें आप हमारा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है। इवेंट एंड ट्रेड फेयर्स, अब आप सोच रहे होगे ट्रेड फेयर तो बाहर के कंट्रियों में लगता है या बाहर के सिटी में लगता है, लेकिन हमारा डिजिटल ट्रेड फेयर भी होता है, जिसमें हम बायर और सेलर दोनों की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोग, हमारी प्रेजेंस कहाँ है। अभी हम लोग इंडिया से ऑपरेट करते हैं। इंडिया में हमारा जो ऑफिस है वो अभी नालंदा में है। नालंदा, आपको पता होगा, नालंदा जो है बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही एंशियंट यूनिवर्सिटी रही है और नॉलेज का सेंटर रहा है। हम लोग वहीं से ऑपरेट करते हैं। हम लोग एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है। आप हमें हमारे जो हमारा cloudchandan.com मेरी पर्सनल ब्लॉग है, उस पे आप विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं। अब आपसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कैसा फील हो रहा है अगर मैं ये कहूँ कि यू आर बॉस, क्या कैसा फील हो रहा है? तो ये एक अच्छी फीलिंग है। ये एक बहुत बड़ा वर्ड भी है, इस पे हमें प्राउड करना चाहिए। और इस चीज़ को हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जब आप बॉस बनते हो तो आप बहुत सारे फिगर में डील करते हो। अब मैं बात करूँगा कि आपको कैसा लग रहा है कि आपने 1 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर लिया, आपके पास 10,000 की ऑडियंस है और आपका सक्सेस रेट 100% नहीं, 111% है। आप पूरी तरह से इस चीज़ को समझिए कि यह पॉसिबल है और इसकी एक प्लानिंग है, इसका एक कैलकुलेशन है, और आप इसको ईजिली तो नहीं, लेकिन आप मेहनत के साथ इसको हासिल कर सकते हैं। तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब हमारा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, जब 1 करोड़ 10,000 ऑडियंस और 111% सक्सेस रेशियो, किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। सबसे पिरामिड के सबसे नीचे आपका बेस होता है, वो आपका प्रोजेक्ट आइडिया है। उसके बाद सेकेंड फेज में हम एंजल और इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया। उसमें यूजर्स से बात करते हैं, और आपके एंजल और इन्वेस्टर और यूजर जो होते हैं आपके पिरामिड का सेकेंड लेयर होते हैं। और सबसे टॉप लेयर जो होता है वो सेल्स और सक्सेस का लेयर होता है। जब आप सेल कन्वर्ट करने लगते हो तो आपका सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास होता जाता है। हमारा जो रोड मैप है उसको भी, वह भी बहुत ही ईजी है। आपसे मैंने प्रीवियस भी चर्चा किया। सबसे पहले आपको हमारे साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, फिर हमें कंसल्टेशन कॉल आपके साथ हमारी टीम करती है, फिर पर्सनल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, एग्रीमेंट का काम होता है, आपके बिजनेस के लॉन्च का काम होता है, और सेल्स होता है, और आपकी जर्नी चालू हो जाती है। आपको कैसा लगा ये हमारा पूरा पीपीटी, आपको हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ज़रूर हमें फीडबैक दें। हम, मुझे पता है हमारे इस प्रेजेंटेशन के दौरान काफ़ी समस्याएं आई हैं, खासकर इंटरनेट इशू को लेकर, और बहुत सारे लोगों को मुझे म्यूट भी करना पड़ा इसी कारण, क्योंकि हमारा ये जो नेट था बहुत ही अप डाउन कर रहा था। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारा पीपीटी आप देखें और यह आपके भविष्य के लिए है, बहुत ही बेहतर है। और इसी के साथ मैं अपने पीपीटी को समाप्त करता हूँ।
और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। और आप हमें कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे विजिट कर सकते हैं cloudchandan.com पे। ये मेरा नीचे का व्हाट्सएप नंबर भी है। ये एक बिजनेस व्हाट्सएप है, ऑटोमेटिकली हमेशा रन नहीं करता है, तो आप मैसेज कर दें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे